नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, सीए पर सरकार की अधिसूचना की, बात करेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर शुरू हुए विवाद की, लोकसभा चुनाव पर बड़ी बैठक की, जानेंगे संविधान में बदलाव की बात कर कैसे फंसी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट में साईं बाबा की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, हाईकोर्ट के फैसलों को बताया तर्कपूर्ण। दिल्ली में लोकसभा से पहले एक और चुनाव का ऐलान, जेएनयू में 22 मार्च को स्टूडेंट यूनियन के लिए होगा मतदान, 24 मार्च को नतीजे होंगे घोषित। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में आधा दर्जन राज्यों के उम्मीदवार हुए तय, मंगलवार को जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी सूची। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 617 अंकों की गिरावट के साथ 73,503 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 161 अंकों की गिरावट के साथ 22,333 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में आनाकानी कर रही एसबीआई को जबरदस्त फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि लिफाफा आपके पास है, उसे खोलिए और दिखाइए। सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की पूरी जानकारी दें। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर सियासत बढ़ती जा रही है। चुनावी चंदे के खुलासे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी सकपकाई हुई है, तो वहीं अब बीजेपी का साथ देना एसबीआई को भारी पड़ गया है। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े जारी करने के लिए एसबीआई ने कोर्ट के निर्देश के खिलाफ 30 जून तक की मोहलत मांगते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को जोरदार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बैंक को और वक्त देने से इनकार करते हुए 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी कड़े स्वर में सभी आंकड़े 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बैंक को महज एक दिन का वक्त देते हुए ये सवाल भी किया कि कोर्ट के आदेश के बाद बीते 26 दिनों में एसबीआई ने क्या किया। कोर्ट ने एसबीआई को कोर्ट के दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करने की भी बात कही है, और इसके साथ ही वक्त रहते इन आदेशों का पालन नहीं करने पर एसबीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने के निर्देश देते हुए कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च 2024 का समय दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ एसबीआई बल्कि मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। चुनाव के पहले चुनावी चंदे के नाम पर पार्टी में हो रही धांधली के खुलासे को लेकर बीजेपी मुश्किल में थी ही, अब एसबीआई को भी बीजेपी का साथ देना भारी पड़ गया है। एसबीआई को अब ये जानकारी देनी ही होगी और 15 मार्च को सबके सामने चुनावी चंदे के खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड मामले में फंसती दिख रही है, तो दूसरी तरफ उसने एक मुद्दा सामने रख दिया है जिस पर देश में बवाल मचना तय है। सोमवार की शाम को देश में सीएए लागू कर दिया है। जानकारी के लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो क्या है सीएए को लेकर प्रावधान, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने देश में सीएए लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। आपको बता दें, करीब 5 साल पहले यानी 2019 में ही ये विधेयक संसद में पारित हो गया था, और संसद में इसके पास होने के बाद पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग के प्रदर्शन ने तो दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन मोदी सरकार इसे चुनाव के कुछ ही दिन पहले ले आई है। सीएए को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। सरकार वोट बैंक और ध्रुवीकरण के चलते इसे लेकर आई है।
तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो बंगाल में इस कानून को लागू होने नहीं देंगी। सीएए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो इसकी टाइमिंग को लेकर ही है, तो दूसरी तरफ सवाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी उठ रहे हैं। लोकसभा चुनावों का ऐलान इसी सप्ताह होना है और सरकार एक साथ 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की तैयारी में है। फाइल इस बार बिजली की रफ्तार से ही क्लियर होगी, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग गंभीर विवादों में घिरता जा रहा है। विपक्ष पहले से ही चुनाव में पारदर्शिता पर सवाल उठाते आया है और अब चुनाव के कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिरी वक्त पर चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ा। क्या वो सरकार का दबाव नहीं झेल पा रहे थे या कुछ और वजह थी। अब सरकार पर निर्वाचन आयुक्त में रिक्त पदों की भर्ती का दबाव है। 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की गई है कि वे धारा 7 और 8 के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोके। उन्होंने याचिका में कोर्ट से अरूप बर्नवाल की याचिका पर हुए फैसले के मुताबिक चुनाव आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक याचिका लंबित है, जो सीजीआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के खिलाफ दायर की गई थी। आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नए कानून के मुताबिक अब नए चुनाव आयुक्त का चयन सरकार की पसंद से होना तय है। इसीलिए विपक्ष कड़े स्वर में इसका विरोध कर रहा है। जब चुनाव आयोग में ही पारदर्शिता नहीं रह जाएगी तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की इन चिंताओं का क्या हल निकालता है। चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही चुनावों का ऐलान होगा, यानी 16 मार्च से पहले अब चुनावों का ऐलान होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच आज देश भर के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक की। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक हलचल तेज है। एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इसी सप्ताह में आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने दिल्ली में अहम बैठक की। बैठक में देश के तमाम राज्यों से आए चुनावी पर्यवेक्षक मौजूद रहे। ये बैठक आगामी चुनाव से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक में चुनाव कैसे संपन्न करवाना है और कैसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करवाना है, इन मुद्दों पर भी मंथन किया गया। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक के बाहर लगी होर्डिंग के इस बारे में बहुत कुछ बता रही थी। बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अब लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही होगा। माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनावों की तारीखों का ऐलान तभी करेगा जब खाली पड़े 2 चुनाव आयुक्तों के पद पर नियुक्ति हो जाएगी। सरकार ने नियुक्ति को लेकर 15 मार्च को बैठक बुलाई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 मार्च तक दोनों पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी, जिसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनावों की तैयारी चल रही है, तो इस बीच बीजेपी सांसद ने ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी पार्टी ही घिर गई है, क्योंकि बीजेपी सांसद ने संविधान के बदलने की बात कही है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला आम है। राजनीतिक दल अक्सर ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार अपने ही सांसद के बयान में उलझ गई है। दरअसल बीते दिन एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी को 2/3 सीटों पर जीत मिलती है तो संविधान में संशोधन किए जाएंगे, जिसके बाद से मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर संविधान को विकृत करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले में अपना बयान देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बीजेपी ने संविधान को संपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया है।
एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं संविधान नहीं बदला जाएगा, दूसरी तरफ वो अपने सांसद से कहलवाते हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए। अगर पीएम मोदी के पास हिम्मत है तो जिस नेता ने संविधान बदलने की बात कही है उसे पार्टी से बाहर निकाले। एक तरफ पीएम मोदी खुद ऐसी बातों पर चुप बैठते हैं तो दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने की बातें कहते हैं। देश को आजादी दिलाने और संविधान बनाने में आरएसएस बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। ये तिरंगे झंडे का भी विरोध करते हैं। पीएम मोदी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन उनके उसूलों को नहीं मानते। अगर मानते तो संविधान बदलने की बात करने वाले लोगों को पार्टी से निकाल देते। बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जिस संविधान ने सभी को हक और आजादी दी उसे ही बदलने की बात आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रहती है क्योंकि हमने संविधान में लिखने बोलने की आजादी दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया उसे बीजेपी के लोगों द्वारा नकारा गया। बीजेपी सांसद ने बता दिया कि पार्टी की मंशा क्या है, लेकिन चुनाव से पहले सांसद का बयान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को ही घेर लिया है। पीएम मोदी को लेकर सवाल तो मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर में एक खिलाड़ी का वीडियो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आंखों में आंसू लिए चैंपियन खिलाड़ी अपील कर रहा है, मोदी जी एक बार तो मणिपुर आइए। तो क्या है इस वीडियो में खास, देखिए ये रिपोर्ट। बीते 1 साल से मणिपुर अस्थिर है। मणिपुर के लोग राज्य में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इतने वक्त से पीएम मोदी ने एक बार भी मणिपुर का हाल नहीं पूछा। मणिपुर की जनता आज भी हिंसा से ग्रस्त है, लेकिन उनकी समस्याओं का सरकार कोई समाधान नहीं कर रही। विपक्ष ने बहुत बार पीएम मोदी पर मणिपुर की जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। इसी सिलसिले में मणिपुर के मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर चैंपियन चुंगरिंग कोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी से मणिपुर में आने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक फाइट में जीत के बाद जब चुंगरिंग से कुछ शब्द बोलने को कहे गए तो उन्होंने मणिपुर का दुख बयां किया और रोते हुए कहते हैं कि मोदी जी एक बार तो मणिपुर आ जाइए। विपक्ष ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो के साथ पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि मोदी जी मणिपुर में हिंसा हो रही है, हर दिन लोगों की जान जा रही है, लोग कैंप में रहने को मजबूर है, खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, मोदी जी एक बार तो मणिपुर आ जाइए। काश पीएम मोदी मणिपुर का दुख समझ पाते, काश वो मणिपुर जाते। आपको बता दें कि मणिपुर की जनता का दुख दर्द बांटने के उद्देश्य से कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की थी। यहाँ अपनी जनसभा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर की जनता का हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर सवाल उठाए थे। अब इतनी अपील, इतनी दलीलों के बाद क्या पीएम मोदी मणिपुर की जनता से मिलने जाएंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पीएम मणिपुर कब जाएंगे, इस पर सवाल है। चुनाव सामने है, ऐसे में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव प्रचार के लिए भी पीएम मणिपुर नहीं जाएंगे, जैसे मेघालय नहीं गए थे। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है तो उसकी मुश्किल को सीट बंटवारे ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, खास तौर पर बिहार को लेकर, जहां सहयोगियों की डिमांड के चलते एनडीए बिखर गया है। बिहार में एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार 7 मार्च को इंग्लैंड के 6 दिन की यात्रा में गए थे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर पूरा एनडीए ही संकट में फंसा तो नीतीश अपनी यात्रा को 4 दिन में ही समाप्त कर दिल्ली लौट आए। दिल्ली आते ही उनकी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी जल्दी ही सीट बंटवारा तय करने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश से जो वादे पहले किए थे उससे पलटी मार ली है। अब बीजेपी को जेडीयू को सिर्फ 12 सीटों पर समेटने की तैयारी कर रही है, जिससे दूसरे सहयोगियों को भी सीटें दी जा सके। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, उसमें साफ है नीतीश कुमार 12 सीटों पर तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन जनता से है, किसी पार्टी से नहीं। इस बीच आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि चिराग को महागठबंधन में आने पर फैसला लेना चाहिए, उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। आरजेडी की तरफ से एलजेपीआर को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है, जबकि चिराग की एनडीए से मांग 6 सीटों की है, यानी चिराग को उम्मीद से ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी चिराग को 6 सीट देने को तैयार नहीं, यानी चिराग के साथ अब नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी का
सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ही संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में एसबीआई को निर्देश दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग के साथ में शेयर करे। वही चुनाव आयोग जो कि प्रधानमंत्री की पसंद का होगा। इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।